बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज चैप्टर नंबर 15 जो कि हमारी क्लास 12th का सेकंड लास्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। और चैप्टर इन्वायरमेंट वाले हैं तो बहुत इजी जरूर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ऊट पटांग से कई बार आ जाते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं बिहार वगैरह के यूपी वाले, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एमसीक्यू का। तो सभी को देखने हैं वैसे तो, क्योंकि देखो एमसीक्यू तो सबके ही आते हैं, कोई भी एमसीक्यू आपके भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जैव विविधता होती है। अगर हम जैव विविधता की बात करना चाहें तो सबसे ज्यादा जैव विविधता हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये पूछ रहा है। टुंड्रा में, डेसिडियोस वन में, ट्रॉपिकल क्षेत्र में और ग्रासलैंड में। तो भाई क्या है, डेसिडियोस को हम क्या बोलते हैं, पर्णपाती, और ट्रॉपिकल को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैरायटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो सबसे ज्यादा वैरायटी हमें ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो वन होते हैं वहां पे हमें सबसे ज्यादा, वहां पे हर प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, वन, प्लस वहां पे जो क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र लिखा हुआ है वन, प्लस वहां पे वन्य जीवों का भी क्या होता है, बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, यानी कि जैव विविधता होती है। तो सी वाला आंसर हमारे पास सही रहेगा, इस बात को ध्यान रखें। क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से, हो सकता है 1 मार्क्स के अंदर आ जाए। और हमेशा की तरह नीचे आंसर देते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। समय बहुत कम बचा है, अब मैंने अपना काम कर दिया, जैसे कि मैंने कहा नवंबर में, अब आपकी बारी है उसे आगे लेकर जाने की, कि आप उस सिलेबस के कंप्लीट होने का नवंबर में क्या यूज कर पाते हैं। क्योंकि आपको मैंने 2-3 महीने मिल गए आराम से बायोलॉजी को रिवाइज करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कमी रखनी चाहिए अपनी तरफ से, सब कुछ कर लो। बस ये नहीं सोचना कि ये बोर्ड यूपी का है, बिहार का है, हमें कुछ नहीं, हमें सब करना है, हमें तो एक नंबर भी नहीं गंवाना है। ठीक है, सारे मॉडल पेपर दे दिए, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो एप्लीकेशन पे ही डली हुई है, यूट्यूब पर है ही नहीं, तो उसका भी यूज करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है कि आप कैसे करें। ठीक है, चलिए, पादप, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी में सबसे अधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है। अगर हम ये 4 कैटेगरी जो यहाँ पे दे रखी है उसमें अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो कहाँ देखना चाहेंगे। देखो, ब्रायोफाइटा बेचारे कहीं कभार आपको दिखते हैं क्या, नहीं दिखते, पानी के आसपास या स्थल पे रहते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा, इतनी ज्यादा वैरायटी आपने तो शायद कोई टेरिडोफाइट देखा भी नहीं हो आज तक। अनावृत बीजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कहते हैं इसको भी। ठीक है, अच्छा, इन सब के कॉमन नाम, वैसे तो 11th का टॉपिक है लेकिन फिर भी कई बार आ जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई, उभयचर कहते हैं इसे, उभयचर पादप जगत का। जैसे एम्फीबिया है तो इसे एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे रेप्टाइल्स कहते हैं, सरीसृप, सरीसृप पादप जगत का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है शॉर्ट में, एमसीक्यू में भी नहीं था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा वैरायटी की अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म में, तो भाई गिने चुने कुछ जीवाश्म भी बचे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा पाइनस और साइकस, ये 2 नाम आते होंगे आपको। तो भाई आवृत बीजी जो सबसे ज्यादा है हमारे पास, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की भरमार है, जिसमें क्या आते हैं, 2 कैटेगरी आएगी आपकी। एक तो एक बीजपत्री, एक बीजपत्री मतलब मोनोकोट्स, मोनोकोट। ठीक है, और डाइकोट यानी द्विबीजपत्री। तो मैंने आपसे कई बार कह दिया कि आपके आसपास जितने भी पौधे दिखते हैं उसमें से 90%, 99% बोल दो, सब कैसे हैं, एंजियोस्पर्म है। सबसे ज्यादा वैरायटी ही एंजियोस्पर्म है। सबसे बड़ा अगर कोई यहाँ पे क्लास या किंगडम, जो मतलब जो भी आप विभाग कहें, तो किंगडम तो नहीं, विभाग कहें, तो वो कौन होगा भाई, आवृत बीजी होंगे, एंजियोस्पर्म। इस बात को ध्यान रखें, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट की तरफ चले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब एनसीईआरटी की मेहरबानियां हैं। एनसीईआरटी मैंने कहा एक एक लाइन पढ़ लेना एनसीईआरटी की, कुछ मत छोड़ना। और जहां तक मेरी कोशिश है, हर लाइन से मैंने क्वेश्चन बना के आपको किसी ना किसी तरह पेश किया हुआ है, आपके सामने परोस के दे दिया है। अब आप उस परोसे हुए खाने का कैसे यूज करते हैं, खाते हैं या उसे वेस्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे अधिक जैव विविधता किस अक्षांशीय क्षेत्र में पाई जाती है।
अब देखो वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, देखा ही नहीं, एमसीक्यू देखे ही नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे ही नहीं, बस मैम ये नहीं आ रहा, मैम वो नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, पहले आप अपनी कोशिश करो। आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको बनता होगा जो आपको मुझे पूछना पड़े, क्योंकि सब कुछ करवा दिया है मैंने, सब कुछ जो जहां तक पॉसिबिलिटी जा सकती है। ठीक है, क्या है बताओ, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ मिलेंगी, किस अक्षांशीय क्षेत्र में मिलेगी? तो हमारे चैप्टर के शुरुआत में ही कुछ एरिया दे रखे हैं कि जैव विविधता कहाँ कहाँ बढ़ेगी, कहाँ कहाँ घटेगी। एक ऐसा हमें क्राइटेरिया दे रखा है स्टार्टिंग में चैप्टर के अंदर। वहां पे हमसे कहा गया है एक अक्षांशीय क्षेत्र। अक्षांशीय क्षेत्र में हमें कहा गया है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये बीच वाली लाइन क्या होती है भाई, भूमध्य रेखा। इतनी तो सोशल याद होगी आपको, भूले नहीं है, और भूलना भी नहीं चाहिए, चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा है। ये भूमध्य रेखा होती है बीच वाली, ठीक है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे जाते हैं अर्थ में, तो हमसे ये कहा गया है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे, जैव डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, यानी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, इस एरिया में, भूमध्य रेखा वाले एरिया में। और भूमध्य रेखा वाला एरिया में अगर आपको वही थोड़ा सा ध्यान है तो हम बोलते हैं इधर ऊपर की तरफ 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, और नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री, है ना, मकर रेखा और कर्क रेखा आती है। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है यहाँ पे, और इससे दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया, भूमध्य रेखा और उसके आसपास यानी कि मकर और कर्क रेखा के अंदर अंदर का जितना भी एरिया है, वहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ। हमारे जैविक स्रोत के मुख्य अवयव क्या है, कीट, पक्षी, निमेटोड्स या वन्य जीव। जो भी हम चीजें प्राप्त कर रहे हैं, बायोलॉजिकल जैविक स्रोत जो हम प्राप्त कर रहे हैं, भाई जैविक के अंदर कौन आता है, कीट, पक्षी, निमेटोड या वन्य जीवन। तो भाई सारे ही आ जाएंगे। देखो, कीट भी वन्य जीवों के अंदर आएंगे, निमेटोड भी वन्य जीवों के अंदर आएंगे, तो ये सब मिला के ही तो वन्य जीव बनते हैं। तो हमारे जो जैविक प्रोडक्ट हैं, जो बायो प्रोडक्ट है, दूध है, पनीर है, फलाना है, शहद है, ये सब किससे आ रहे हैं, वन्य जीवन से आ रहे हैं। वन में पाए जाने वाले कीट भी मिल जाएंगे, पक्षी भी मिल जाएंगे, निमेटोड भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। तो भाई डी वाला आंसर हमारे पास सही रहेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमें भटका देते हैं, ये है इजी क्वेश्चन, अभी और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो इजी है, जिनका आंसर इजी है, लेकिन प्रश्न समझना एक कला है, वहां पे प्रश्न समझना पड़ेगा आपको। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपकी थोड़ी सी आंखें खुलेगी। कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं, हमें याद भी होती है, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते, वैसे टाइप के ये कुछ क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? और जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है उन्हें ये आंसर देना चाहिए, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी करवाया है। बताओ, पवित्र वन, जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य और वानस्पतिक उद्यान। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वस्थानीय संरक्षण होता क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। क्या होता है इन सीटू कंजर्वेशन? अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। ऐसा कंजर्वेशन जीवों का जो वहीं के वहीं पे, जहां जीव पाया जा रहा है, जहां जीव पाया जा रहा है वहीं पे कर देना। प्राकृतिक क्षेत्र में ही कर देना, जहां पे वो रह रहा है, उसके आवास में, जहां पे वो रह रहा है, आवासीय क्षेत्र के अंदर ही उसको सुरक्षित कर देना। ठीक है, उसको बोलते हैं इन सीटू। पर ये यहां कह रहा है कौन सा इन सीटू नहीं है। इन सीटू में कौन आते हैं, जो जहां पे जो जीव पाया जा रहा है वहीं पे उसको सुरक्षित कर देते हैं। कौन कौन आते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले आपका आएगा बायोस्फीयर आएगा। उसके बाद आपका आएगा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब सेंचुरीज जितनी भी आपकी पाई जा रही हैं, ठीक है, सेंचुरीज।
जितने भी आपको अभ्यारण्य है वो सारे, जहां पे जो होता है वहीं पे संरक्षित कर देते हैं। बड़े बड़े नेशनल पार्क भी आएगा इसके अंदर, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, सेंचुरीज। पवित्र उद्यान किसे कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखो। पवित्र उद्यान उन्हें कहते हैं कि वहां पे जहां पे कोई भी ऐसी चीज, मान लो कोई ऐसा एरिया है जहां पे हम जिन पौधों को पूजते हैं वो पौधे वहां पे बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। जैसे पीपल को हम बहुत धार्मिक रूप से मानते हैं, तुलसी है बहुत पवित्र मानी जाती है। अगर आप साउथ साइड की बात करें तो नारियल को बहुत पवित्र मानते हैं वो। तो ऐसी जगह जहां पर ये कोई ऐसे पवित्र चीजें पाई जा रही है रिचुअल्स के हिसाब से, और वहीं के वहीं पे अगर हम उसको क्या करें, संरक्षित कर देते हैं। पवित्र वन कहाँ बनाए जाते हैं, पवित्र वन भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, जहां पे जो मिल रहा है उस एरिया को पवित्र बना देते हैं, उसको धार्मिक रूप से मंदिर बना के उस एरिया को कवर कर देते हैं कि वहां पे कुछ भी काटना वाटना नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं पवित्र वन। तो पवित्र वन भी किस में आते हैं, किस में आते हैं, इन सीटू में आते हैं, जहां है वहीं। लेकिन बॉटनिकल गार्डन इनमें नहीं आते। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि बॉटनिकल गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बच्चे गलत करके आएंगे। बॉटनिकल गार्डन XC2 है, बहिर्स्थान वाला है, ये बहिस्थान हिंदी में जिसको कहते हैं। बॉटनिकल गार्डन बनाया जाता है कहीं से पौधे लाकर, है ना, इस अलग अलग वैरायटी के पौधे लाकर गार्डन बना लेते हैं। बहुत बड़ा होता है हालांकि वो भी, लेकिन वो बनाया जाता है। कुछ तो वही होते हैं, कुछ बाहर से लाए जाते हैं वैरायटी, लोगों के देखने के लिए, पर्यटन का स्थल होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन इसमें आता है, बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा दो इस पे, और इसके साथ ये सीख भी लो कि कौन C2 है, कौन XC2 है, ठीक है। चले, जिनका ये क्वेश्चन सही है उन्होंने ढंग से पढ़ा है वही चैप्टर। एक जाति या इसकी एक सम्मिष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं। अगर किसी जाति की आप टोटल जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि उसमें कितने जीन्स हैं, क्या है, ये जानना चाहते हो तो उसको क्या कहेंगे, जानना चाहते हो या कंबाइन करते हो तो उसे क्या कहेंगे, बीटा विविधता, जीन, गामा विविधता या जीन कोश। तो उसे क्या कहते हैं, किसी जाति का टोटल जेनेटिक मटेरियल कितना है वही उसकी विविधता भी होगी। जितने ज्यादा जीन उतनी ज्यादा वैरायटी, है ना। तो टोटल जीन को हम क्या कहते हैं, जीन कोश कहते हैं, जेनेटिक पूल, ठीक है। सारा इंग्लिश हिंदी दोनों याद करें। किसी भी स्पीशीज के टोटल जीन्स की जो संख्या होती है, जो वैरायटी है आनुवंशिक, उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक पूल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट की तरफ चलें। जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, 1980 में, 1970 में, 1985 में, 1975 में। कब किया गया था भाई जैविक विविधता या जैव विविधता शब्द का प्रयोग, 1980 के अंदर। ये थोड़े से ईयर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। जैविक विविधता में सम्मिलित है जमीनीय, जलीय, पारिस्थितिकी तंत्र या इनमें से सभी। ये तो बिल्कुल इजी प्रकार का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। भाई जैविक विविधता में सब आ जाता है, स्थलीय भी आएगी, जमीन वाली, जल वाली भी आएगी, और जितने पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी आएंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी वाला आंसर हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चले। नेक्स्ट है भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। भूमंडल, पूर्वी हिमालय, भारत का पश्चिमी घाट, अमेजन का वर्षावन या पश्चिमी हिमालय। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो दो तीन चीजें हैं। अगर इस चार ऑप्शन में सुन लो मेरी बात, अफ्रीका का जंगल दिया हुआ हो, सुन लेना बच्चों, यही क्वेश्चन दो तरह से पूछा हुआ है। अफ्रीका का जंगल, स्पेशली बिहार और यूपी वाले होशियार हो जाएं। अफ्रीका का जंगल दिया हो तो आप टिक ये करेंगे, क्योंकि अफ्रीका के जंगल में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन में अमेज़न दिया हुआ है तो फिर आप अमेज़न को सही करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई।
पश्चिमी घाट को सही मत कर देना, वो सिर्फ भारत की जैव विविधता का है भाई, ये भारत में सबसे अधिक है। अगर सिर्फ इंडिया में पूछे आपको तो इंडिया में भाई भारत है, भारत के अंदर जो है सबसे पश्चिमी घाट है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल पूछ रहा है तो पहले अफ्रीका, उसके बाद अमेजोन आना चाहिए जैव विविधता के कुछ क्षेत्र में। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है जहां पे ऑप्शन में अफ्रीका का जंगल था और ये भी था, तो फिर उसका आंसर अफ्रीका का जंगल होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विविधता में कौन सम्मिलित है? अल्फा विविधता, बीटा विविधता, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, गामा विविधता, इसमें से सभी। ये हमने एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, हमने थोड़ा सा पढ़ा भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लो क्या होती है अल्फा बीटा गामा, सुन लेना। अल्फा विविधता क्या होती है? जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है और मैदान है, ठीक है, अगर मैं इस पहाड़ या मैदान पे किसी पर्टिकुलर एरिया में, ये कोई एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, वहां पे किसी विशेष जाति या प्रजाति का अध्ययन करना चाहूं, प्रजाति और जाति सेम ही है इसलिए मैंने या शब्द यूज किया, मैं किसी विशेष क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली किसी प्रजातियों का अध्ययन कर रही हूं या किसी एक प्रजाति का अध्ययन कर रही हूं, तो उसे मैं कहूंगी अल्फा। ठीक है, किसी फिक्स एरिया कर लिया मैंने, वहां पे कौन कौन सी प्रजातियां, जैसे मान लो ये एरिया है, इसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि इसमें चींटियों की कितनी प्रजातियां हैं, उस पर अध्ययन कर रही हूं, ये हो गया अल्फा। अगर मैं इसी क्षेत्र में किसी दूसरे क्षेत्र को चयन कर लूं, ये यहां पे, और इन दोनों में तुलना करूं, ये कोई बी क्षेत्र है, इसमें अलग जाति है, मान लो चींटियों की कोई और वैरायटी है, पौधों की कोई और वैरायटी है, अगर मैं इन दोनों में तुलना करूं, बात को ध्यान से सुनना, दो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, यहां लिख दूं अलग अलग क्षेत्र में अध्ययन और तुलना, किसका अध्ययन? वही प्रजातियों का अध्ययन। ठीक है, तो उसको मैं कहूंगी बीटा। अगर मैं तुलना कर रही हूं तो इन दोनों में अगर मैं तुलना कर रही हूं कोई वैरायटी की, तो उसे हम कहेंगे बीटा। और अगर मैं इस पूरे क्षेत्र में, ये जितना भी पहाड़ पठार जितना भी है, उसके बहुत सारे क्षेत्र ले लूं, यानी ये पूरा क्षेत्र ले लूं, और इसमें कितनी वैरायटियां पाई जा रही है, कितनी जैव विविधता है, अगर मैं पूरा अध्ययन करूं सी का, डी का, ई का, सबका, तो सारा ओवरऑल क्या हो जाता है? गामा, संपूर्ण। और संपूर्ण में हम क्या लिखेंगे? संपूर्ण पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, पूरे इकोसिस्टम का अध्ययन कर रही हूं, जितने भी पाए जा रहे हैं। हम उसमें घास मैदान भी हो सकते हैं, उसमें कोई जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकता है, उसमें पहाड़ वाला एरिया भी हो सकता है, जितने भी इकोसिस्टम है सबका अध्ययन करती हूं, तो उसे मैं कहती हूं गामा। ठीक है, तो यहाँ पे दो छोटे शब्द यहां लिख लो, इसमें संपूर्ण अध्ययन करना है, जितनी भी जैव विविधता है, इसमें तुलना करनी है, 2 के बीच, 3 के बीच, जैसे भी हो, और इसमें केवल विशेष प्रजाति की बात करनी है, विशेष या स्थानीय, इसको स्थानीय भी कहते हैं, स्थानीय। स्थानीय शब्द याद रखना बच्चों, किसी स्थान विशेष पे। तो भाई कहाँ है भाई, यहाँ पे पूछा पारिस्थितिकी विविधता में कौन सम्मिलित है, तो तीनों सम्मिलित आ जाएंगे, डी वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? अभी जस्ट हमने बात की, बता देंगे इसका आंसर। ठीक है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, स्थिर रहती है या नहीं? तो हमने कहा भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। अब ये तो सीधी सी बात है, जब भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा है तो इससे कहीं भी जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, क्या होगी? घटेगी। तो भाई जब आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो क्या होगी? घटेगी, है ना। ये पूछ रहा है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आओगे, सवाल देखना भाई, इमोशन अपने संभाल के रखना। भूमध्य रेखा से जब इधर आ रहे हो, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हो, भूमध्य रेखा, तो क्या हो रहा है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। इधर घटेगी, इधर बढ़ेगी। सवाल अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट की तरफ, कौन सा देश में जैव विविधता सबसे अधिक है?
कौन से देश में जैव विविधता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस या भारत? तो भाई सबसे ज्यादा जैव विविधता किसमें है? ब्राजील के अंदर है, इसको भी याद करें। जैव विविधता कानून भारत में कब लागू हुआ? 1992 में, 1996 में, 2000 में, 2002 में? तो भाई जैव विविधता जो कानून है वो भारत में, अगर डेट मेरी सही है तो डेट का थोड़ा सा देख लेना, 11 दिसंबर 2002 के अंदर हुआ है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। आ जाए अब, किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? अगर ट्रॉपिकल, यही ट्रॉपिकल में हमने कहा सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, अभी क्वेश्चन किया था। इसमें गिरावट हो रही है तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है? ट्रॉपिकल जंगल है, उष्णकटिबंधीय, शहरीकरण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, या मृदा संरक्षण। डिफोरेस्टेशन मतलब वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, वन हटाए जा रहे हैं, पेड़ काटना। ठीक है, तो वनोन्मूलन ही क्या है भाई? फॉरेस्ट की बात हो रही है। और वैसे भी किसी भी हमने बात किया, सबसे ज्यादा जैव डाइवर्सिटी अगर ह्रास हो रहा है तो वो वनों की कटाई से, क्योंकि रहने के लिए उनके क्या हो रहे हैं? आवास नहीं मिल पा रहा है, उनको आवास का खतरा बना रह रहा है। जंगल काट दोगे तो कहाँ जाएंगे जीव? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ। पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल क्या है? बताओ। देखो अभी ये मैंने समझाया है, इसका क्वेश्चन देखो। पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल कौन सा होता है? गामा, बीटा, ओमेगा या डेल्टा? बोलो 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 बोलो, बता दोगे जल्दी से, आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास अभी तक तो। फटाफट फटाफट देखो क्या कह रहा है? पूरे भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब सारा आ गया ना। तो ये स्थानीय बोल रहा है, ना ही तुलना कर रहा है कि दो स्थानों के बीच। ये कह रहा है पूरा भौगोलिक क्षेत्र, मतलब पूरा पारितंत्र, और वो कौन होता है? गामा होता है। ठीक है, ए वाला। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सारा इसका डिटेल कर लिया था, तो जो लेट आए हैं वो उधर जाके थोड़ा सा देख ले। नेक्स्ट की तरफ, क्षेत्रीय विविधता को कहते हैं अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता या जैविक विविधता? तो भाई क्षेत्रीय विविधता, अभी मैंने एक बोला था कि अल्फा के साथ स्थानीय शब्द ध्यान रखना, स्थानीय और एक नया शब्द यहाँ पे क्षेत्रीय, ये शब्द ध्यान रखना। किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो प्रजाति पाई जाती है या प्रजातियां पाई जा रही हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? अल्फा। तो ए वाला आंसर हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चले, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 29 दिसंबर? आ सकता है भाई, जैव विविधता नाम का पूरा चैप्टर है आपके पास, तो हो सकता है क्वेश्चन दे दिया थोड़ा सा नॉलेज चेक करने के लिए। 22 अप्रैल, 5 जून, बताओ कब होती है? तो जैव विविधता दिवस जो है, विश्व जैव विविधता दिवस, वो डी यानी 29 दिसंबर को मनाया जाता है, या दिवस किस दिन होता है? 29 दिसंबर। चले नेक्स्ट, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मानव क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करके, जंतुओं के प्रति रोक लगाकर, मृदा अपरदन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सारे एक जैसे लग रहे होंगे, वायु स्क्रीन का प्रयोग करके, या श्रेष्ठ पादप आवरण लगा के। भाई मृदा को बहने से रोकना है। मृदा अपरदन किसको कहते हैं? मृदा की ऊपरी लेयर का बह के चला जाना, ह्यूमस वाली लेयर का। अब उसको कैसे रोक सकते हो? तो हमने कहा भाई मानवीय क्रियाकलापों को करने से क्या होगा? भाई मानव से इतना रिलेशन नहीं है। हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि मृदा अपरदन को रोकने में वनों का बहुत योगदान होता है, क्योंकि वन क्या करते हैं? वन जो है जड़ों की मदद से मिट्टी के कणों को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो ये जकड़ के रखे हुए हैं, तो श्रेष्ठ वन आवरण, अगर आप बहुत ज्यादा वन लगाओगे अच्छे वाले, तो ये सब क्या करेंगे? मिट्टी को पकड़ के रखेंगे और मृदा अपरदन रुक जाएगा। तो इन सब में बेस्ट क्या है? डी वाला बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। आपको लग रहा होगा मैम मानवीय क्रियाकलाप भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वाला ये है
डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में कई बार बच्चे गलत करके आते हैं, उन्हें लगता है यार सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं हमें तो। ठीक है, विश्व में पाए जाने वाला एक और इंपॉर्टेंट भाई, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? 25, 9, 34, इनमें से कोई नहीं। ये भी काफी बच्चे हो सकता है गलत करें। क्यों गलत करें मैं बता रही हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हॉटस्पॉट जब नए नए हॉटस्पॉट बनाए गए थे तो उनकी संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में अगर विश्व की बात करें हम वर्तमान में, और एनसीईआरटी बाद में जो नई एडवांस वाली बुक्स है एनसीईआरटी की, किसी के पास पुराना एडिशन है तो उसमें शायद नहीं हो, नए वाले में, और मैंने क्लास में बताया भी है, एनसीईआरटी को छोड़ो, मैंने तो क्लास में बताया है कि अभी हमारे पास जो हॉटस्पॉट की संख्या है, और क्वेश्चन भी करवाया है, सी यानी कि 34 है टोटल वर्ल्ड के अंदर। बोल रहे हैं विश्व के अंदर 34 हॉटस्पॉट हमारे पास क्या है अभी हाल फिलहाल है। ठीक है, 34, ये नंबर याद रखें। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट की अवधारणा, ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, छान मारा है हमने सब कुछ। मेयर, ईयरलिश, टिलमन, ऑडम, बताओ किसने दी थी? तो हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है नॉर्मन मेयर ने दी थी। ठीक है, पूरा नाम क्या है उनका? नॉर्मन मेयर ने दी थी, नॉर्मन मेयर। ए आंसर सही है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता? वानस्पतिक उद्यान, पवित्र उपवन, वन्य जीव सफारी पार्क या बीज बैंक? ये भी वही बाह्य स्थानीय और स्वस्थानीय। बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता पूछा है। बाह्य स्थानीय आपको बताया था भाई अभी थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन आया था, XC2। XC2 क्या होता है? कहीं और जाकर किसी जीव को कहीं अन्य स्थान पे संरक्षित करना। तो एक X2 वाले तो आपने देख लिए, इन सीटू वाले तो आपने देख लिए, XC2 के भी देख लो। देखो अगर आपको इन सीटू पता है तो XC2 पहचान लोगे। ये बोल रहा है XC2 का नहीं है, मतलब कि स्वस्थान वाला ढूंढना है हमें। ठीक है, वानस्पतिक उद्यान जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने कहा था ये XC2 है। ठीक है, पवित्र उद्यान मैंने कहा था, पवित्र उद्यान पवित्र उपवन वहीं के वहीं पे बनाए जाते हैं, तो ये क्या है? इन C2 है, स्वस्थान है ये। ठीक है, वन्य जीव सफारी पार्क, ये भी वहीं पे भाई शेर का सफारी पार्क, रणथंभौर में शेर देखने जाते हो, वहीं जहां मिलते हैं वहीं देखने जाते हो, या शेर को पकड़ पकड़ के कहीं और पार्क बना रहे हैं? जहां पे जो जीव मिल रहा है वहीं बनाते हैं। तो ये वाला जो है बताओ कोई, ये क्या है? ये स्वस्थान है, ये भी XC2 है। सफारी पार्क देखा है कभी? सफारी पार्क एक तो रणथंभौर है, रणथंभौर में तो जहां शेर होता है वहीं पे हम देखने जा रहे हैं, लेकिन कुछ वन्य जीव सफारी पार्क ऐसे होते हैं जहां पे वन्य जीवों को कहीं और से लाके रखा जाता है बाउंड्री के अंदर, और देखने के लिए बुलाया, मतलब वहां पे पब्लिक वगैरह आती है देखने के लिए, उसको कहते हैं। तो ये हो सकता है कोई एनिमल वहां से बाहर से भी लाए जाते हैं उसमें, तो ये भी XC2 में आएगा। बीज बैंक क्या होता है? किसी भी एनिमल का या तो सीमन है या उसका एग है, उसका जाइगोट है, प्रिजर्व करके रखना, परिरक्षण। और ये परिरक्षण किस पे किया जाता है भाई? आपको ध्यान होना चाहिए, 196 डिग्री नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन पे, लिक्विड नाइट्रोजन पे सीमन कर लो, उसका कोई सुमन मतलब वीर्य कर लो, चाहे उसका कोई बीज कर लो, बीजों को भी परिरक्षित किया जाता है सालों साल, उसका कोई DNA रख लो। ठीक है, तो ये -190 डिग्री सेंटीग्रेड द्रवित नाइट्रोजन पे करा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ये भी XC2 है, कहीं और कर रहे हैं ना उसका प्रिजर्वेशन, ऐसा तो नहीं है जहां मिला वहीं प्रिजर्व कर दिया, हम लैब में करते हैं, तो ये XC2 हो गया, लैब के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई क्या हो गया? सारे XC2 है, ये XC2 है, ये XC2 है, ये XC2 है, कौन नहीं है XC2? तो XC2 क्या है?
बी वाला आंसर हमारा क्या है, X2 पवित्र उपवन। चले, निम्नलिखित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन के देखना और क्या क्या वेरिएशन आपको मिलेंगे, ये बात सुन के चलना। आनुवंशिक विविधता देखो, गेहूं, दाल, चाय या आम, तो अभी का आंसर आम है। सुनो, अब पेड़ों के अंदर अगर हम बात करें तो आम हमें टिक करना है आनुवंशिक विविधता में। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में धान दिया है, चावल, तो फिर चावल करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा वैरायटी धान की है, उससे कम आम की है। ठीक है, पेड़ों की बात कर रहे हैं, एनिमल का मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि नीचे क्वेश्चन आने वाला है, उसके साथ बताऊंगी। ठीक है, आम और धान ये दो ध्यान रखनी है। अगर आम के साथ धान दिया है तो धान को टिक करना है, आम को। और कौन सी वाली आनुवंशिक विविधता है? चलें, ये भी है एनसीईआरटी के अंदर, हमने किया है। संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र में निहित होते हैं। संरक्षित जैव मंडल मतलब वही कंजर्वेटिव बायोस्फीयर में क्या होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी होती है, समुद्र पारिस्थितिकी होती है, तटीय पारिस्थितिकी होती है, या सब होते हैं? तो सभी होते हैं भाई। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण तो सभी प्रकार का होगा, तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निषेध क्षेत्र है सुरक्षित जैव मंडल का? मानव निषेध क्षेत्र, जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। ट्रांजिशन क्षेत्र, बफर जो क्षेत्र, या कोर क्षेत्र, या सभी। हमने बायोस्फीयर के क्षेत्र पढ़े हैं, ये बायोस्फीयर की बात कर रहा है भाई, जैव मंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, क्या थे बायोस्फीयर के? 3 हमने मेन एरिया पढ़े हैं बायोस्फीयर के। सबसे पहला हमने पढ़ा था कोर, दूसरा हमने पढ़ा है बफर, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, सबसे बाहर वाला ट्रांजिशन। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन। इंग्लिश नाम ध्यान रखे बिल्कुल, देखो सारे इंग्लिश में दे रखे। कोर क्षेत्र ऐसा होता है जहां पे बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोर क्षेत्र में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, कोई भी एक्टिविटी, वो बिल्कुल ऐसा होता है डेंजर जोन जिसको कहते हैं। वहां पे भयानक प्रकार के जानवर घूमते रहते हैं जो कभी भी आपको खा सकते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, जो बफर जोन होता है वहां पे अनुसंधान के लिए भाई खुला रहता है, एक तो शिक्षा के लिए मतलब देखने के लिए उसको खोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मानव रहते हैं, जो लोग यहाँ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आर्मी मैन है, वो यहाँ पे रहते हैं। और ट्रांजिशन जोन तो बिल्कुल फ्री है, इसके आसपास गांव भी आएंगे, सड़कें भी जा रही हैं बीच में से, है ना, तो ये वाला बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे थोड़ी कम, और कोर में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कोर क्षेत्र के अंदर कोई मानव एक्टिविटी अगर आप दिख गए तो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। चले, वे जातीय जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और विलुप्त होने की कगार पे है, उन्हें क्या कहते हैं? भेद जातियां, दुर्लभ जातियां, संकटमयी जातियां, या क्षति अंशकित। तो जो जातियां जिनकी विलुप्त होने की कगार पे है उन्हें हम क्या कहते हैं? संकटमयी जातियां, डेंजरस जोन के अंदर आ रही है भाई, वो इनडेंजर्ड स्पीशीज भी कहते हैं इनको, इनडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, और दुर्लभ तो क्या होती है? जो कहीं कहीं पे दिख रही है, रेयरली मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि गेंडा है तो भाई गेंडा असम में ही मिलेगा, तो वो अलग चीज है, वो दुर्लभ होती है। भेद मतलब जो किसी चीज को किसी चीज से अलग कर रही है, कि कोई पर्टिकुलर एरिया है वहां पे ही ये प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, दूसरी जगह पे नहीं पाए जाते। क्षति आंशिक, जिसकी भाई क्षति हो रखी हो, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि अब खत्म ही होने वाला है या एक्सटिंक्ट की कगार पे है। ठीक है, सी वाला आंसर हमारे पास सही है। सफेद चीता मध्य प्रदेश में कहां सुरक्षित है? रीवा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। तो अब जो एमपी वाले अगर देख रहे हैं तो एमपी वालों के लिए भाई एमपी का सवाल आ सकता है, तो वो है कहां पे होता है? सफेद चीता मध्य प्रदेश में कहां पे सुरक्षित किया गया है? रीवा के अंदर किया गया है। ए वाला आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये भी थोड़ा सा अलग है।
आरक्षित जीव मंडल की अवधारणा किसने विकसित की थी? डीएसटी, यूजीसी, क्रिस या एमएबी? तो आरक्षित, आरक्षित का मतलब रिजर्व या कंजर्व, ठीक है, रिजर्व, रिजर्व बायोस्फीयर या जैव मंडल जिसको हम कह रहे हैं, तो वो किसने की थी? तो ये जो अवधारणा है ये किसने की थी? एमएबी, यूरोपियन संस्था है एक, यूरोपियन संस्था। एमएबी का पूरा नाम क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। मानव और जीव मंडल की जो अवधारणा है वो किसने दी थी कि मानव जीव मंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसा संबंध है, हमें कैसे उसको सही रखना चाहिए। मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ये यूरोप की। डी वाला उन्होंने ये सबसे पहले अवधारणाएं दी थी। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, अरावली में या असम में? कहाँ पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार, देखो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वाले, बी, पश्चिमी घाट के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वॉन हॉलमेट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों का ध्यान इससे, ये हमने क्लास के अंदर स्पेशली मैंने कहा था इस पे ध्यान देना। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया था? पारिस्थितिकी जैव विविधता, सीमाकारी कारकों के नियम, जातीय क्षेत्र संबंध और संबंधी वृद्धि समीकरण। क्या शो किया था? तो नाम आया हुआ है इनका एनसीईआरटी में। जो हेम्बोल्ट है उन्होंने बायोडायवर्सिटी में किसी स्पीशीज की क्या भूमिका होती है और वो कैसे वृद्धि करती है इसके बारे में बताया था। जातीय क्षेत्र विविधता के बारे में बताया था। क्या है जातीय क्षेत्र विविधता? इन्होंने कहा कि जैसे जैसे कोई क्षेत्र बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, तो उसमें जाति की विविधता उतनी ही बढ़ती जाती है। जाति क्या होगी? उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी, ऐसे बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक, लेकिन एक सीमा तक ऐसा होगा। और वो सीमा क्या है? वो सीमा क्या है कि भाई एक ऐसा समय आएगा जब पारिस्थितिकी तंत्र के जो स्रोत हैं वो सीमित हो जाएंगे, लिमिट आ जाएगी। भाई के कारक के बारे में भी पढ़ा हमने, के कारक इससे पहले वाले चैप्टर में, कि जब प्रकृति में स्रोत ही खत्म हो गए तो ऐसा थोड़ी जाति बढ़ती जाएगी, कभी ना कभी उसका स्लोप कैसा हो जाएगा? वापस धीमा हो जाएगा, है ना। तो जनरली हमें कुछ ऐसा स्लोप भी देखने को मिलता है। दो तरह की हमने वृद्धि देखी थी ना, चरघातांकी वृद्धि और लैग वृद्धि। वो लैग वृद्धि में क्या था कि सीमित हो जाएगा, भाई प्रकृति हाथ जोड़ देगी कि बहुत आपने वृद्धि कर ली, अब हमारा विनाश हो रहा है आपकी वजह से, तो वो बंद कर देगी। तो जाति जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेगा जाति बढ़ेगी, उसकी वैरायटी भी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। ये शब्द इन्होंने बोला है जातीय क्षेत्र संबंध में, और इनका संबंध है, इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेखित है? ये भी अच्छा है, आपको बताना है। भाई जोड़े बनाए हुए हैं यहाँ पे। पार्थिनियम स्टेरोफोरस जैव विविधता के लिए संकट है, स्तरण सम्मिष्टि है, वायु तक ओपेंशिया में पाए जाते हैं, या वायु पिरामिड जीनोम का हिस्सा है? बताओ जल्दी से। ये आंसर भाई अच्छा वाला है, सारे इसका आंसर पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं, आप में से कौन दे पाता है? जो दे पाता है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाशी। देखो एक एक देखो। पार्थिनियम कौन है? जिसको हम कांग्रेस ग्रास कह रहे हैं। कांग्रेस ग्रास आपको पता है, हम उसको विदेश से लेके आए थे, लेकिन वो अब हर जगह उग जाती है और हमारे लाभदायक पौधों को नुकसान पहुंचा रही, खरपतवार है। तो बिल्कुल ये जैव विविधता के लिए संकट है। ये जहां पे उगती है वहां आसपास की चीजों को उगने का मौका ही नहीं देती, वो यही वृद्धि करती रहती है। इसकी वृद्धि की जो दर है वो बहुत ज्यादा है, प्लस ये कुछ ऐसे पदार्थ सिक्रीट करती है मिट्टी के अंदर जो दूसरे पौधों के लिए नुकसानदायक है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। अब बाकी गलत क्यों है ये देखो। स्तरण, स्तरण हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? पौधों में, वनों में जब एक हर्ब की लेयर है, फिर श्रब की, फिर पेड़ पौधों की, तो ऐसे लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्तरण कहते हैं। तो स्तरण पॉपुलेशन के अंदर नहीं पाया जाता, पॉपुलेशन तो जीवों से संबंधित होती है, ये वनों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी गलत है।
वायु ऊतक मतलब एरेनकाइमा। भाई दो कोशिकाओं के बीच में ऐसे स्पेस होता है और यहाँ पे वायु भरी होती है। किस में होता है? ये जलीय पादपों में होता है, ताकि जलीय पादप फ्लोट कर पाए पानी के ऊपर, है ना, जलीय पादप पानी के ऊपर फ्लोट कर पाए। ओपेंशिया जलीय पादप नहीं है, ये तो मरुद्भिद है, ये तो मरुद्भिद है बच्चों, जीरोफिटिक प्लांट है, ये भी गलत। आयु पिरामिड जीनोम को नहीं, आयु पिरामिड से हमें क्या पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी वृद्धि कैसी हो रही है, उसका घनत्व क्या है, वो सब पता चलता है। जीनोम का क्राइटेरिया नहीं है, जीनोम में तो पूरा इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं। ये तो किसको बताएगा? समष्टि पॉपुलेशन को बता रहा है, तो ये भी गलत है। ए वाला आंसर हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है, लाल सूची में किनके बारे में आंकड़े या सूचनाएं होती है? संकटपन्न जातियों के बारे में, केवल समुद्री कशेरुकी प्राणियों में, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सभी पादपों में, या वे पादप जिनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में है। तो देखो, संकटग्रस्त में जितने भी जातियां हैं, अब जातियों में ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें एनिमल भी हैं और प्लांट भी हैं, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट। और लाल सूची, रेड डाटा बुक में सिर्फ लाल पेजेस नहीं होते, ब्लैक येलो भी होते हैं। इससे पहले जो हमने चैप्टर के, शायद चैप्टर नंबर 13 के जो एमसीक्यूज किए हैं या 14 के, उसमें मैंने समझाया है एक जगह पे, नहीं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, उसमें मैंने समझाया कौन कौन से कलर के पेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, और इसमें प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे। विख्यात कस्तूरी मृग और हंगुल निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कहां पाया जाता है? इग्नेलेस्ट वन्य जीव संरक्षण स्थल अरुणाचल प्रदेश, डाचीगाग गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किबुल लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। थोड़ा सा देखो, बायो के बच्चे हैं, बायो के बच्चों को ऐसा नहीं किताबी ज्ञान ही बांटना है, थोड़ा बहुत उन्हें बाहर का भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? कस्तूरी मृग कहाँ पे स्टोर क्या मतलब कंजर्व किए जा रहे हैं, कहाँ पे किए जा रहे हैं? डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। कस्तूरी मृग जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगर इतना आपको ध्यान होगा तो आप ये वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे। कस्तूरी मृग फेमस है भाई जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इतना सा अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो फिर आंसर आप ढूंढ लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी कई जगह पे जम्मू कश्मीर दे नहीं रखा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो निम्न में से कौन सा वन संरक्षण कार्य के लिए विरोध में है? भाई वन संरक्षण का कौन विरोधी है? मतलब इसमें से क्या आप ऐसा कर रहे हो जो वन संरक्षण का विरोध कर रहा है? लकड़ी काटने में बचाव, लकड़ी काटने से रोक रहे हो, वो तो वन संरक्षण है। प्रकाश की प्राप्ति, आग लगने पर नियंत्रण, या जंगली जंतुओं से सुरक्षा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला है। आपको लग रहा होगा क्या ही ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, जंगली जंतुओं से सुरक्षा करोगे, इससे भाई आप कोई वन को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हो, तो ठीक है। आग लगाने पे नियंत्रण कर रहे हो तो अच्छा ही काम कर रहे हो भाई, जंगल में आग नहीं लगे इसका नियंत्रण कर रहे हो। प्रकाश प्राप्ति जो कर रहे हो भाई, प्रकाश प्राप्ति मतलब लाइट ले रहे हो, कैसे लोगे? लकड़ी को जला के, तो लकड़ी को जलाओगे तो लकड़ी काटनी पड़ेगी, तो ये हमारा वन संरक्षण का विरोध है, ठीक है। और लकड़ी काटने से तो बचाना अच्छा ही काम है, तो बी वाला आंसर हमारे करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन विदेशी प्रजाति है? कतला, रोहू, नील पर्च, या हिप्पोकैम्पस। इन निम्न में से कौन सी विदेशी प्रजाति है? देखो, कतला हमारी इंडियन फिश है, मछली, ये भी इंडियन फिश है। नील पर्च जो है वो इंडियन फिश नहीं है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस किसको कहते हैं? समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। सी वाला आंसर हमारे पास करेक्ट है। विक्टोरिया झील कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ये अजीब टाइप के क्वेश्चंस आपको पता है कहाँ आए हुए हैं? ये अजीब टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड की मॉडल बुक्स के अंदर बहुत पड़े हुए हैं, है ना। ए वाला आंसर जो है वो क्या रहेगा? दक्षिण अफ्रीका में है विक्टोरिया झील। ये भी अच्छा है। कई बच्चों का मुझे लगता है गलत आंसर आने वाला है अभी। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं? जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं भारत में? 10, 13, 4 या 5? दो, जल्दी आंसर दो भाई। जैव विविधता या
जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है भारत के अंदर 10 है टोटल, याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। 10 क्षेत्र हैं जैव भौगोलिक के, दक्कन का क्षेत्र, पश्चिमी घाट, हिमालय का क्षेत्र है ना, तिब्बत और अंडमान निकोबार, बहुत सारे 10 हैं टोटल। तो आपको भाई ध्यान रखना है 10 हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? ब्लू व्हेल, ये तो पता होना चाहिए। समुद्री घोड़ा, गंगा की शार्क या नदी की डॉल्फिन? नदी की डॉल्फिन, एक्चुअली ये एक करेक्ट होना चाहिए गंगा नदी की, ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन। डॉल्फिन क्योंकि वैसे तो देखो हमारे यहाँ डॉल्फिन गंगा नदी में ही पाई जा रही है, तो जिसको हम कह रहे हैं गैंगेटिक डॉल्फिन कह रहे हैं, और ये हमारी राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन जिसको कहते हैं, वो भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ये आपके गंगा ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में मिलती है। नेक्स्ट है, मलेरिया के उपचार हेतु किस पौधे से दवा तैयार की जाती है? मॉर्फिन, कुनेन, टैक्सोल या तुलसी? ये तो जीके का सवाल है, सबको पता होना चाहिए। बहुत लोअर क्लासेस से बताने लग जाते हैं कि मलेरिया की जो दवाई है, जिसको सिनकोना नाम है, भाई नाम भी सुन लो, सिनकोना किससे मिलती है? ये कुनेन से मिलती है। सिनकोना जो है कुनेन उसको कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुंग, ये भी है एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, लाइन पे क्वेश्चन जो कि बात करते हैं हम। तुंगों में प्रति 1000 मीटर की वृद्धि पर तापमान कितना गिर जाता है? जैसे वो अक्षांश वाला हमने देखा था कि भूमध्य रेखा पर वैरायटी बहुत ज्यादा है, उसी के साथ अक्षांश वाले एरिया में हमने ये वाली चीज भी पढ़ी है। क्या है? 1000, जब हम पहाड़ पे, तुंग का मतलब पहाड़ पे, जब 1000 डिग्री मीटर की वृद्धि हो जाती है तो तापमान में कितना गिर जाता है? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, 1000 मीटर ऊपर जाते जाओगे पहाड़ पे, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और हमने क्लास में भी किया है। क्या है? तापमान कितना गिरेगा? तो फिक्स है ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है हर 1000 मीटर के बाद, ठीक है। तापमान पहाड़ों पे आप जाओ, जितना पहाड़ पे हिल स्टेशन पे ठंडा क्यों रहता है? बहुत हाइट पे है इसलिए। तो हर 1000 मीटर के बाद टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यहां से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहला तो रियो डी जेनेरो में, दूसरा 1992 में। और कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? लाल आंकड़े सूची का संकलन करने के लिए, जैव निषेचन की स्थापना करने के लिए, जैव विविधता संपन्न के लिए, या प्रकृति और प्राकृति के लिए? तो ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए हुआ था, सी वाला। एक हमें दूसरा वाला, एक वो ओजोन वाला भी याद करना है, एक क्योटो भी याद करना है, ठीक है। मेट्रियल प्रोटोकॉल जो हमने करा था, कनाडा के अंदर हुआ था, वो क्वेश्चन भी हमने एमसीक्यू में किया है। वो किसके लिए है? ओजोन के लिए है, और ये जैव विविधता के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें कौन विदेशी स्पीशीज नहीं है? लेंटाना कैमराना, मेंजीफेरा इंडिका, ऑर्कोनिया क्रेसिपस या पार्थेनियम हिस्टोरीफोरस? पार्थेनियम अभी पढ़ के आए, इसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस ग्रास। ये हम विदेश से लेके आए थे और अब हमारी जान की आफत बनी हुई है। कांग्रेस ग्रास कहते हैं इसको, कांग्रेस घास। खरपतवार है ये, जगह जगह उग जाता है, मिट्टी में दूसरे पौधों को उगने नहीं देता। आइकॉर्निया, जलकुंभी, ये भी हम विदेश से लाए थे, हमने बात की है। इन तीनों के नाम एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, हमने क्लास में भी पढ़े हैं। तो भाई जलकुंभी, ये भी हम विदेश से लाए थे, और मैंने आपको इसका वीडियो भी दिखाया था कि कैसे ये चद्दर की तरह तालाब के ऊपर फैल गई थी, है ना, वीडियो दिखाया था इसके साथ मैंने आपको। और मेंजीफेरा इंडिका तो आम है हमारा प्यारा, भारत का ही है भाई। और लेंटाना कैमरा, ये लेंटाना कैमरा भी हम विदेश से लेके आए थे, खुशबू आती है इसमें अलग सी, और ये भी कहीं भी उग जाता है, आपके आसपास जरूर उग रहा होगा। ऐसे इसमें अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, ऐसे अलग अलग होते हैं, बीच के अंदर थोड़े से पिंक पिंक से फूल होते हैं और बाउंड्री पे व्हाइटिश कलर का होता है, स्मेल आती है इसके अंदर, इसकी पत्तियों में भी। तो हमसे पूछा था कौन सी विदेशी स्पीशीज नहीं है? भाई हमारा आम हमारा है,
इंडिका लिखा हुआ है पीछे, इसी से पता चल जाएगा। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची या सभी। तो मैंने पहले ही बोल दिया, रेड डाटा बुक में सब कुछ है, प्राणी भी है और मतलब पौधे भी हैं और जंतु भी है, और संकटग्रस्त वाले भी है, विलुप्त भी है, आपत्तिग्रस्त भी है। तो डी वाला आंसर हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। भारतवर्ष में हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। अब देखो भारतवर्ष में कितने हॉटस्पॉट है, तो एनसीईआरटी कह रही है भारतवर्ष में 4 हॉटस्पॉट है। कौन कौन से आपको याद रखने नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ उसके लिए ही नहीं, एमसीक्यू नहीं, शॉर्ट टाइप के लिए भी बोल रही हूं। एक तो हमारे पास है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, एक हमारे पास है हिमालय रीजन, एक हमारे पास है सुंदरवन, सुंदरवन जिसको सुंदन लैंड भी कह रहे हैं इंग्लिश में, सुंदन लैंड, ठीक है, और एक है इंडो बर्मा। ये 4 हमारे पास बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इनमें से 2 तो बिल्कुल इंडिया के अंदर है, ये तो इंडिया के अंदर ही है। इनमें थोड़ा सा मिली जुली सरकार है, मीन्स थोड़ा पार्ट क्या है, थोड़ा इंडिया से दूसरा, जैसे यहाँ पे देखो नाम भी बता रहा है इंडो बर्मा, थोड़ा सा बर्मा का रीजन मिला हुआ है। ये थोड़ा सा पश्चिमी बंगाल के उधर साइड आता है, इधर भी थोड़ा सा अंडमान निकोबार की थोड़ी सी चीजें मिलने लग जाती है, इसीलिए। तो प्योरली अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन से है, तो 2 है, लेकिन अगर आपको टोटल पूछे कि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है, तो आप 4 लिखेंगे, चारों के नाम लिखेंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा वैरायटी किसमें पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा वैरायटी जो है, सबसे अधिक विविधता, विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखें। और कौन से 2 हैं, तो यहाँ पे देखो 2 नाम ही 2 दे रखे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन सी वाला है, क्योंकि पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी लिखा है तो मैंने पूर्वी लिख दिया। ये दोनों ही हमारे हॉटस्पॉट हैं मेन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये तो जीके का क्वेश्चन है यार, ये तो पता होना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया हमने। कॉर्बेट, बांदीपुर, कान्हा, पोरियार, कौन सा है भाई, कॉर्बेट। कहाँ है ये, कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए बाहरी स्थाने, अब दोनों विधियां हमने पढ़ ली है, तो मुझे लगता है ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य बाहरी स्थाने मतलब XC2, ये वाला आंसर बताओ, XC2 की विधि कौन सी है। राष्ट्रीय उद्यान, निम्न ताप परिरक्षण, पशु विहार और सुरक्षित जैव मंडल। इससे पहले वाले अगर सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं तो इसका आंसर आपके लिए चुटकियों का खेल है, क्योंकि मैंने बताया है इस विधि के बारे में। XC2 क्या होता है भाई, कहीं और जाके संरक्षित करना। और यहाँ पे जो निम्न ताप संरक्षण है, जो मैंने आपसे बात की है अभी थोड़ी देर पहले, 190 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन लिक्विड पे संरक्षण कर रहे हैं, और ये कहीं और जाके कर रहे हैं, इसलिए ये XC2 है। पशु विहार वहीं बनाएंगे, सुरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर वहीं बना रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान वहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये सारे इन C2 है, यही अकेला एक XC2 है। इसी को हम बीज बैंक भी कह रहे हैं कई बार, बीज बैंक। पवित्र उपवन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, अरावली की झाड़ियों में, खासी व जयंता पहाड़ी मेघालय में, या उपरोक्त सभी में। तो भाई पवित्र उपवन, तो देखो पवित्र उपवन क्या है, जो हमारे लिए धार्मिक रूप से बहुत ही भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से जुड़े हुए पौधे हैं, जैसे पीपल है, बहुत लोग पूजते हैं, नारियल है, तुलसी है, उनको पवित्र उपवन, तो वो तो सभी जगह है, सबका अपना अपना है। तो डी वाला आंसर हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट, सभी जगह है पवित्र उपवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आ गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। सारे जो मेन राष्ट्रीय उद्यान है, यूपी बिहार वाले बच्चे देख ले एक बार, MP वाले भी, जो उनकी स्टेट में है कम से कम वो तो देख ही ले। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। राजस्थान वाले राजस्थान का देख ले, वैसे तो याद ही होगा उनको, रणथंभौर। नेक्स्ट है घना पक्षी विहार, आ गया, सबका ले लिया है भाई एक बार, MP का
एक बार राजस्थान का, ठीक है, उत्तराखंड भी ले लिया है। घाना पक्षी विहार कहाँ है? घना पक्षी विहार कहाँ है बच्चों? राजस्थान में है। ये तो सबको याद करना है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान तो भाई कॉमन है, ऐसा नहीं है सिर्फ यूपी वालों के यूपी वाला आएगा, ऐसा नहीं है, सबको नॉर्मल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तो पता होने चाहिए मेन। और वो भी कहाँ पे है? भरतपुर में, भरतपुर में है। पक्षी रखे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, बर्ड्स। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, मथुरा में, नैनीताल में और काशी वाले। तो यूपी वाले बड़े खुश हो गए, हमारा भी आ गया है, क्योंकि भाई जो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? लखीमपुर खीरी के अंदर है। तो वो भी बड़ा खुश हो गए, वरना वो कमेंट लिखेंगे मैम हमारा कहाँ है भाई। बिहार वाले खैर नाराज हो ही रहे होंगे। अभी चिपको आंदोलन चलाया गया है, कहाँ है? पश्चिमी प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या दिल्ली में? कहाँ पे किया गया है? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड के अंदर जो गढ़वाल गांव था वहां पे चिपको आंदोलन चलाया गया था। ये भी एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई। लाल आंकड़ों की पुस्तक किसने प्रकाशित की है? IUCN, नीरी, NWAI या साइट्स हमने पढ़ी थी, याद है आपको? कंजर्वेशन किया जाता है यहाँ पे ट्रेड का, कि किसी एनिमल या उससे जुड़ी हुई प्लांट या उससे जुड़ी हुई वस्तुओं का बाहर विदेश में गैर कानूनी ढंग से नहीं किया जाए। IUCN की फुल फॉर्म वैसे आपको याद करनी है, क्या है IUCN की फुल फॉर्म, और इन्हीं ने रेड डाटा बुक दी है, इसी को रेड डाटा बुक भी कहते हैं। इतना तो पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। IUCN की फुल फॉर्म हमें याद करनी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस। सबको याद होनी चाहिए बल फुल फॉर्म। नेक्स्ट, हाँ, IUCN 2004 के अनुसार पादप तथा जंतु की कुल कितनी प्रजातियां संख्या है? अभी तक कितनी प्रजातियां जो है जिसको हम जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, गणना कर चुके हैं, वो कितनी है? 15 लाख। कितनी है? 15 लाख है। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है जहां पे 15 लाख ऑप्शन नहीं था, वहां पे 1.5 मिलियन था, ठीक है, 1.5 मिलियन। तो थोड़ी सी अगर आपको मैथ्स आती है तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि ये 1.5 मिलियन क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, समझाने की तो जरूरत नहीं है। इतने भी नादान नहीं हो आप कि 15 लाख और 1.5 लाख के अंदर क्या रिश्ता है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। आ जाएं अब, नेक्स्ट है, अधिकतर प्रविष्टि किस क्षेत्र से विलोपित हुआ है? अधिकतर प्रविष्टि, जहां जो स्पीशीज है वो सबसे ज्यादा गायब कहां से हुई है, मतलब कहां पे विलुप्ति ज्यादा हुई है? आइलैंड, मेनलैंड, समुद्र या स्वच्छ जलीय? तो सबसे ज्यादा स्पीशीज का जो नुकसान है वो हमें आइलैंड के अंदर हुआ है, जो हमारे द्वीप बने हुए हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है ना। वहां पे क्या है, ज्यादा ना तो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोई भी संकट आ जाता है, मान लो कोई वहां पे महामारी ही फैल गई बर्ड्स के अंदर, तो उनको केयर करने वाला कोई नहीं है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योर करने वाला कोई नहीं है, तो सबसे ज्यादा विलुप्ति वहां पे हुई है। प्लस वहां पे क्या गवर्नमेंट का इतना इंटरप्शन नहीं होता, तो लोग वहां पे गैर कानूनी काम भी करते हैं, वही उनको मारना, उनसे जो है ट्रेडिंग करना, इस तरह से। ए वाला आंसर हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। सापेक्षित जैविक संतुलन के ह्रास का क्या कारण है? निम्न तापमान, उच्च तापमान, विकिरण या प्रदूषण? ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, सारी जैविक संतुलन बिगड़ रहा है, उसका मेन प्रॉब्लम हमारे पास कौन है? प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण ही ये सब हो रहा है, निम्न ताप, उच्च ताप जो भी है, तो मेन रीजन तो क्या है? प्रदूषण। कोर, बफर और मैनिपुलेशन क्षेत्र, ये बता देंगे, बिल्कुल आसान है भाई, क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में भाई, ऐसा जिसपे प्रश्न देखते ही आपको आंसर पता हो, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हाल है। पढ़ लिया हमने डिटेल में कि जो हमारे जैव सुरक्षित क्षेत्र हैं, है ना, बायो कंजर्वेशन, बायोस्फीयर, जहां जैव मंडल बनाए जा रहे हैं, उनमें जो है 3 प्रकार के क्षेत्र हमने पढ़े, कोर, बफर और मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन को ही ट्रांजिशन भी कह रहे हैं, इसी का नाम ट्रांजिशन है बच्चों, अभी जो हमने तीसरा पढ़ा था। कोर क्षेत्र में मानव क्रियाकलाप बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, निषेध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति संख्या सर्वाधिक है? हाँ, आ गया क्वेश्चन। पक्षी, आवृतबीजी, कवक या कीट? देखो,
अगर हम पूरे प्लांट मतलब पूरे ही प्रजाति की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वैरायटी, तो सबको पता होना चाहिए, बहुत बार बता दिया कि पूरे ही अगर हम वैरायटियों की बात करें सबसे ज्यादा, तो ऑर्थोपोडा संघ जो है उसमें बहुत ज्यादा सबसे बड़ा संघ है ये, सबसे बड़ा संघ है, सबसे ज्यादा वैरायटी इसके अंदर पाई जाती है। और उसमें भी अगर क्लास की बात करें, ऑर्थोपोडा में भी जो इंसेक्टा क्लास है, ये तो वैसे भी पता होना चाहिए आपको, नीट वीट देने की कोशिश जो कर रहे हैं भाई उन्हें पता होना चाहिए। इंसेक्टा कक्ष वर्ग क्लास सबसे बड़ी है, और यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल कीट है। इंसेक्टा के अंदर क्या आते हैं, सारे कीट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, बहुत वैरायटी है, मतलब भरमार भरी हुई है इसके अंदर कीटों की, कुछ तो हमें पता भी नहीं है शायद ऐसे। तो सर्वाधिक संख्या में कीट पाए जाते हैं। अच्छा, इसी सवाल के अंदर अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है और आवृत बीजी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, आवृत बीजी तो देखो पौधों में आ गए, यहां पे हम एक्चुअली में प्रजातियों की संख्या, देखो प्रजाति की संख्या का अगर शब्द आ जाए तो कीट को ही करना है। कीट, आवृत बीजी से भी ज्यादा कीट है हमारे पास, एंजियोस्पर्म, क्योंकि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया जहां पे हमने एंजियोस्पर्म को टिक किया, वहां कीट था ही नहीं। अगर कीट नहीं है और फिर आपको किसी में पूछा है तो उससे भी ज्यादा वैरायटी कवक के अंदर है, हालांकि इससे कम है आवृत बीजियों से, लेकिन आवृत बीजी भी नहीं है, कीट भी नहीं है, तो फिर कवक आपका सही है। कवक में भी बहुत वैरायटी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य स्थान परिरक्षण, फिर से सेम क्वेश्चन, ऑप्शन अलग है, बता दो अब तो। XC2 कौन है भाई XC2? सिंपल सा दिख रहा है, वन्य अभ्यारण्य वही बनाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान वही बनाएंगे, पवित्र उपवन वही बनाएंगे, बीज बैंक जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, निम्न ताप पर परिरक्षण कर रहे हैं। ए वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन देख रहे हो आप कितनी बार पूछा हुआ है, सेम अलग अलग तरह से, तो इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे इसकी। जंतुओं और पादपों की विलुप्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मुख्य कारण है? ये एनसीईआरटी की कहानी के हिसाब से आंसर, आवास हानि खंडन, ये आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है। सह समाप्ति अतिदोहन, शॉर्ट टाइप में भी पूछा हुआ है कि जैव विविधता में क्षति, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है, जैव विविधता की क्षति। तो हमने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, चैप्टर की शुरुआत में ही लिखा है कि सबसे ज्यादा मेन कारण जो क्या है वो है आवास की हानि, जो खंडन हो रहा है उसकी वजह, सबसे पहला कारण यही दिया है। उसके बाद अतिदोहन है, उसके बाद विदेशी जातियों का आक्रमण, ये चारों पढ़े हैं, इसमें सबसे पहला ये है और सबसे बड़ा कारण दी। उसके बाद फिर हम बोल रहे हैं अतिदोहन, फिर विदेशी जाति, जैसे अभी हमने बात की जलकुंभी, लेंटाना कैमराना, कांग्रेस ग्रास, इन्होंने जीना दुश्वार कर रखा है। और सह समाप्ति भी है, किसी ऐसी जाति का खत्म हो जाना। समझा देती हूँ थोड़ा सा, सह समाप्ति क्या है, पढ़ा है हमने चैप्टर के अंदर। जब कोई ऐसी जाति, मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई टिड्डा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, ठीक है, मान लो इस दुनिया से टिड्डे ही गायब हो गए, और या टिड्डे नहीं, टिड्डे की कोई स्पीशीज, ग्रास ओपर की कोई विशेष स्पीशीज गायब हो गई। अब ये जो मेंढक है ये बस उसी स्पीशीज को खाता था और किसी टिड्डे को खाता ही नहीं है। ये ग्रास ओपर की भी बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है ना, तो ये मेंढक का पर्टिकुलर भोजन वही था। अब वही गायब हो गया तो धीरे धीरे वो मेंढक भी गायब हो जाएगा। तो ऐसा किसी पे निर्भर कोई चीज गायब हो जाती है तो फिर उस जाति का सह मतलब साथ साथ, दोनों, टिड्डा गया उधर से, वो जन्म जन्म का प्यार है हमारा तुम्हारा वाला केस है कि दोनों एक साथ ही विलुप्त हो जाएंगे। तो ए वाला हमारे पास सबसे मेन और बड़ा कारण है। एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाली जाति जो अन्यत्र नहीं पाई जाती, ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो कंफ्यूज करती है। उसे क्या कहा जाता है? विदेशी, विशेष क्षेत्रीय, दुर्लभ या कीस्टोन। अच्छा, कीस्टोन पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी है, डाउट ग्रुप के अंदर भी बताया भी है मैंने। हमने कीस्टोन शब्द पढ़ा है, क्लास के अंदर भी पढ़ा है। कीस्टोन जातियां क्या होती है, सुन लो मेरी बात, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। कीस्टोन जातियां ऐसी जातियां होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में अपना सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, उस क्षेत्र विशेष में उनका दबदबा होता है,
प्रभावित करती है उसे बोलते हैं कीस्टोन जातियां। एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो कोई एरिया है, वहां पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और एक चमगादड़ है और उस पेड़ का, उन पेड़ पौधों का जो पॉलिनेशन है, परागण है, वो जो पॉलिनेशन है, परागण, वो चमगादड़ ही करता है, बैट ही करता है, और कोई जीव वहां पे है नहीं जो परागण कर रहा है। तो भाई वो चमगादड़ उस एरिया का कीस्टोन जाती होगी, क्योंकि उसका प्रभाव है, वहां पे दबदबा है, वरना सारे पौधे मर जाएंगे अगर वो बैट गायब हो गया तो, ठीक है, उसको बोलते हैं कीस्टोन जातियां। समझे? तो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से करें। अब विदेशी जातियां, विशेष क्षेत्रीय, विदेशी तो विदेश की हो गई, विशेष क्षेत्रीय को ही हम क्या कहते हैं, जो अन्यत्र नहीं पाई जाती, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है उसे, जो और कहीं नहीं पाई जाती। दुर्लभ क्या होती है, जो कभी कभार दिखती है, मिलती नहीं है ना। विशेष क्षेत्र में ही दुर्लभ आता है, लेकिन दुर्लभ थोड़ा सा अलग मीनिंग है कि वो दिखती बहुत रेयरली है, और ये कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर ही पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कोई अन्यत्र नहीं पाई जाती, तो वो विशेष क्षेत्रीय हो गई। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चले। नेक्स्ट है हमारे पास, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बड़े खुश हो जाओ, एक बार बल्ले बल्ले डांस कर लो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप कि कितने क्वेश्चन सही निकले, कितने सही हुए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, बाकी जो यूपी बिहार वाले, राजस्थान वाले बच्चे हैं सबको शेयर करें। भाई पढ़ाई जो है फ्री में मिल रही है, तो उसका सबको उपयोग लेने दें। चलें, अब राष्ट्रीय उद्यान विख्यात क्या है, हिरण के लिए, सिंह के लिए, चीते के लिए या पक्षी के लिए। तो ये जो राष्ट्रीय गिर उद्यान है, जो कहाँ है, गुजरात के अंदर, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे शेर, सिंह जो है वो संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, बी वाला आंसर हमारे पास सही रहेगा। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को संरक्षित करा जाता है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, तो आपको ध्यान रखना है भाई, चीता नहीं है, शेर है, शेर, सिंह। ठीक है, चले तो आज के हमारे जो टॉप 60 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 के, और इसी के साथ अब एक चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 16, तो हमारा इस साल के सारे चैप्टर के MCQs भी हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।